Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSeco। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और तो आज हम लोग इस सीरीज ऑफ लेक्चर में जानेंगे फोटो रिस्पायरेशन के बारे में कि बेसिकली फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है। तो फोटो रिस्पायरेशन को सबसे पहले समझते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल, एक कार्बन साइकिल है जिसमें ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव फोटो सिंथेटिक कार्बन साइकिल। तो फोटो रिस्पायरेशन क्या है? एक बेसिकली एक ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये इसमें ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक होता है कार्बन साइकिल में। ठीक है। तो फोटो रिस्पायरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। अगर इसको और थोड़ा डिटेल वे में समझे तो फोटो रिस्पायरेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जो कि compete करता है विथ केल्विन साइकिल। एक अलग हम लोग जानते हैं कि केल्विन साइकिल होता है। तो ये जो फोटो रिस्पायरेशन होता है, यही जो केल्विन साइकिल होता है, साइकिल, इस केल्विन साइकिल के साथ खुद को compete करता है। ठीक है। तो जैसे केल्विन साइकिल में हम लोग क्या करते थे, कार्बोजाइलेशन करते थे आरयूबीपी का। ठीक है। दैट इज रूबिस्को एंजाइम का। तो केल्विन साइकिल में आरयूबीपी का कार्बोजाइलेशन होता है, लेकिन जो फोटो रिस्पायरेशन होता है इसमें रूबिस्को जो एंजाइम है उसका ऑक्सीजनेट होता है। दैट इज रूबिस्को ऑक्सीजनेट आरयूबीपी। जो आरयूबीपी है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेट होता है इन फोटो रिस्पायरेशन। तो केल्विन साइकिल और आपका फोटो रिस्पायरेशन में मेजर डिफरेंसेस समझे तो जो फोटो रिस्पायरेशन होता है, इसमें आपका जो आरयूबीपी है दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है, उसका आपका ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन केल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो आरयूबीपी था उसका कार्बोजाइलेशन। इट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फोटो रिस्पायरेशन एंड का केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में को compete करने के लिए उस प्रोसेस को मतलब नेक टू नेक टक्कर देने के लिए देयर इज डेवलप स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो एक फोटो रिस्पायरेशन एक नया कॉन्सेप्ट लाया प्लांट ने जो उससे compete कर सके, दैट इज किसके साथ? केल्विन साइकिल के साथ। क्योंकि केल्विन साइकिल में क्या होता था कि कार्बोजाइलेशन होता था आरयूबीपी का, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन में आपका जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेट करता है आरयूबीपी का। तो अगर इसका डिफिनेशन को हम लोग लिखना चाहे तो फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस दैट compete with केल्विन साइकिल, जो कि केल्विन साइकिल के साथ compete करता है बिकॉज इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस रूबिस्को, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रूबिस्को कैसे उसको फॉर्मेशन होता है, कैसे उसको ट्रांसलेशन होता है, ये सारा हमने देख चुका हम लोग देख चुके हैं। तो विद केल्विन साइकिल बिकॉज इन दिस प्रोसेस जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजनेट करता है किसको? दैट इज आरयूबी। ठीक है। तो आरयूबीपी को ऑक्सीजनेट करता है इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ कार्बोजाइलेशन, कार्बोक्सिलाइजेशन, जाइलेशन ऑफ आरयूबी। तो आरयूबीपी को कार्बोजाइलेशन करने के बजाय ये क्या करता है? रूबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजनेट करता है, दैट इज आरयूबीपी। ठीक है। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका फोटो रिस्पायरेशन का। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन में बेसिकली क्या होता है। तो ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, जब फोटो रिस्पायरेशन होता है, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड इन C3 प्लांट। तो फोटो रिस्पायरेशन के समय क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है
वो इनहिबिटेड हो जाता है इन C3 plants and this occurs due to the following condition। कौन कौन से कंडीशंस है जिसके कारण आपका फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है C3 प्लांट में, वो हम लोग देखेंगे। तो फोटो रिस्पायरेशन में हम लोग जान रहे हैं कि इसमें बेसिकली ऑक्सीजनेट होता है आरयूपीपी का। तो इस ड्यूरिंग जब फोटो रिस्पायरेशन होता है, एट दैट सिचुएशन, एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इनहिबिटेड हो जाता है C3 प्लांट। ठीक है। और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है, उन सारे फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण फोटो रिस्पायरेशन जब होता है, एट दैट टाइम C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिटेड हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण इनहिबिट हो जाता है फोटो ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन के समय फोटोसिंथेसिस। सेकंड पॉइंट इज दैट इज लो CO2 कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या, दैट इज हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी। और चौथा है दैट इज हाई टेम्परेचर। तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जिसके कारण जो फोटो रिस्पायरेशन के समय फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिटेड हो जाता है C3 प्लांट। तो ये जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का इनहिबिटेड हो जाना C3 प्लांट्स में ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं दैट इज वार्बर्ग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्बर्ग इफेक्ट। ठीक है। तो वार्बर्ग इफेक्ट क्या है? तो वार्बर्ग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिटेड हो जाता है C3 प्लांट्स में ड्यू टू सम फॉलोइंग कंडीशंस। एंड व्हाट आर दैट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सेकंड condition is that is low CO2 concentration, that is carbon dioxide concentration. Third point is that is high light intensity, and the fourth point is that is high temperature। तो ये चार पॉइंट है जिसके कारण फोटो रिस्पायरेशन के समय फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो C3 प्लांट्स में इनहिबिटेड हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, इसको हम लोग नाम देते हैं वारबर्ग इफेक्ट। पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि रूबिस्को क्या होता है। ठीक है। तो ये तो थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है और कैसे इसका थोड़ा वर्क है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे रूबिस्को के बारे में। तो रूबिस्को क्या होता है? तो रूबिस्को की बात करें तो ये रूबिस्को जो होता है ये आपका बाई फंक्शनल एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है? दैट इज, ये जो रूबिस्को होता है ये आपका बाई फंक्शनल एंजाइम। बाय बाई फंक्शनल। तो ये रूबिस्को कैसा होता है? दैट इज ए बाई फंक्शनल एंजाइम। अब इसको बाई फंक्शनल एंजाइम क्यों कहते हैं? बाई फंक्शनल कहने का मतलब है कि इसके रूबिस्को जो एंजाइम है इसका दो फंक्शंस होगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होगा कि ये बोथ कार्बोजाइलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, दो प्रोसेस होता है, दैट इज कार्बोजाइलेशन और आपका ऑक्सीजनेशन। ये जो तो प्रोसेस है दैट इज कार्बोजाइलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ये दोनों प्रोसेस को ये क्या करता है रूबिस्को? इसको कैटेलाइज करता है। ये दोनों प्रोसेस को क्या करता है? कैटेलाइज करता है। इसीलिए जो रूबिस्को होता है उसको हम लोग बाई फंक्शनल एंजाइम भी कहते हैं। तो बाय फंक्शनल एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये आपका दोनों दैट इज कार्बोक्सिलेशन भी प्रोसेस और ऑक्सीजनेशन दोनों प्रोसेस को ये कैटेलाइज करता है। कौन? दैट इज रूबिस्को। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो रूबिस्को होता है किस पॉइंट पे, किस टाइम पे आपका ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को प्रेफर करता है और किस पॉइंट पे, किस सिचुएशन पे ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को
आपको प्रीफर करता है। तो जब लो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो प्लांट में जब CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, एट दैट टाइम क्या करता है रूबिस्को, क्या करता है आपका ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो रूबिस्को आपका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी प्रोसेस को कब प्रीफर करता है, जब आपका लो कंसंट्रेशन रहे किसका, दैट इज CO2 का। तो जब CO2 का लो कंसंट्रेशन रहे प्लांट में, तो रूबिस्को क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा आपका ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ठीक है। तो रूबिस्को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को कब परफॉर्म करता है, जब प्लांट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत कम। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन रूबिस्को को लेकर के। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन और CO2 क्या करता है कि रूबिस्को को रखा जाए अगर सेंटर पे, अगर समझे और थोड़ा डिटेल में, तो ये मान लो आपका रूबी RUBP है। ठीक है। तो ये RUBP जो होता है, ये ऑक्सीजन के लिए भी compete करता है और CO2 के लिए भी compete करता है। ये दोनों के लिए compete करता है, दोनों के लिए सबस्टांस सेम है। देखो सेम सबस्टांस है, सेम सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस क्या है, दैट इज RUBP। तो ऑक्सीजन और CO2 जो है, वो दोनों सेम सब्सटेंस के लिए compete करता है, एंड फॉर द सेम एक्टिव साइड ऑफ रूबिस्को। और रूबिस्को में जो एक्टिव साइड होता है जहां पे ऑक्सीजन और CO2 बाइंड करता है, उसके लिए भी ये compete करता है, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन एंड CO2 compete फॉर द सेम सब्सटेंस। पहला सब्सटेंस क्या है, दैट इज आपका RUBP। और दूसरा क्या है, दैट इज रूबिस्को। क्योंकि रूबिस्को में जो आपका एक्टिव साइड होता है, उसके लिए भी, तो इन दोनों के लिए सेम, दोनों compete करता है एक दूसरे। तो रूबिस्को के लिए भी ऑक्सीजन CO2 को compete करना पड़ता है, और RUBP के लिए भी ऑक्सीजन और CO2 को compete करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड compete फॉर द सेम सबस्ट्रेट। द फर्स्ट वन इज दैट इज RUBP, एंड फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को। और रूबिस्को का भी सेम एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे आइदर ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है यहाँ पे, तो आइदर ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है या फिर CO2। इसीलिए जो ऑक्सीजन और CO2 दो अलग अलग है, ये दोनों को सेम सबस्टांस दैट इज RUBP भी और रूबिस्को दोनों कॉमन है ऑक्सीजन और CO2 को के लिए। तो दोनों को compete करना पड़ता है RUBP के लिए और रूबिस्को के लिए भी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बाइंड कर सकता है, रूबिस्को के साथ भी और RUBP के साथ भी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है दैट इज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज बेसिकली क्या होता है। तो ये जो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज होता है, ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ये जो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब इसका बात करें ये इसका फंक्शन का, कि ये क्या फंक्शन करता है। तो ये जो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज है, ये बेसिकली क्या करता है, इट कैटेलाइज द इट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन ग्लाइसिन इनटू सिराइन। कितना सिराइन, दैट इज वन सिराइन, वन सिराइन एंड ammonium ion, ammonium ion that is NH4 plus and CO। ठीक है। तो ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैटेलाइज करता है किसको, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन प्रेजेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, उस टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को किसमें कन्वर्ट करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सिराइन, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये जो सिराइन और अमोनियम आयन है, ये रिसाइकिल होता है बैक
रिसाइकल बैक होता है इन C2 साइकिल, बट CO2 बिकम लेस। लेकिन जैसे जैसे आगे प्रोसेस होते जाता है, CO2 का लॉस होते जाता है। तो ये जो सिराइन है, आपका सिराइन और NH4+ आर रिसाइकल्ड। ये रिसाइकल्ड होता है कहाँ पे आपका, आपका C2 साइकिल में, रिसाइकल्ड बैक इनटू C2 साइकिल, ठीक है। बट CO2 बिकम लेस। लेकिन जैसे जैसे ये रिसाइकल होता है, CO2 लॉस होते जाता है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे CO2 का नहीं बचता। तो ये था आपका ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं वारबर्ग इफेक्ट को और थोड़ा सा डिटेल में, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है कि जब फोटो रिस्पायरेशन होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिटेड हो जाता है C3 प्लांट्स में, ड्यू टू सम आपका फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स को हमने देखा था, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर। तो ये सारे प्रोसेस, ये जो कंप्लीट प्रोसेस था, इसको हम लोग बोलते थे वारबर्ग इफेक्ट। लेकिन आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं वारबर्ग इफेक्ट को। वारबर्ग इफेक्ट, तो वारबर्ग इफेक्ट क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज डिक्रीज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट। तो जब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस जब होने लगता है, आपका ऑक्सीजन बहुत कंसंट्रेशन प्लांट्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज डिग्री। जब ऑक्सीजन वहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका कार्बन फिक्सेशन का रेट गिरने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लेस होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लेस होगा, तो वो क्या होगा कि कार्बन फिक्सेशन कम होगा। तो ये कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। अभी हमने ऊपर ने पढ़ा था कि ये जो फैक्टर्स थे कौन कौन सा था, दैट इज हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, लो CO2 कंसेंट्रेशन, और आपका पढ़ा था टेम्परेचर, दैट इज हाई टेम्परेचर, और आपका क्या देखे थे, हाई लाइट इंटेंसिटी। तो ये चारों फैक्टर इफेक्ट करते थे किसको, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को C3 प्लांट्स में। तो वारबर्ग इफेक्ट में यही बताया गया कि ये चारों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। लेकिन वारबर्ग ने, जो साइंटिस्ट है, उसने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो एट दैट पॉइंट, एट दैट सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है, CO2 का कंसंट्रेशन कम। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब जो कार्बन फिक्सेशन होता है, इट इज कार्बन फिक्सेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये डिक्रीज होना कार्बन फिक्सेशन का रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वारबर्ग इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो बेसिक से इंट्रोडक्शन का फोटो रिस्पायरेशन के बारे में, कि फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है। ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन कार्बन साइकिल होता है, और इसमें कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं जो फोटो रिस्पायरेशन को कैरी आउट करते हैं। और वारबर्ग इफेक्ट को देखिए हम लोग, रूबिस्को के बारे में थोड़ा बहुत जान के, उसके बाद एक और एक एंजाइम ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज के बारे में जाने। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन फोटो रिस्पायरेशन का। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रोसेस में कि ये कैसे होता है आपका C2 साइकिल, ठीक है। तो C2 साइकिल कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। एक बात बता देता हूँ कि फोटो रिस्पायरेशन को हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे से नाम से भी जानते हैं। ये जो फोटो रिस्पायरेशन है, इसको हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं कहीं आपका बुक्स बुक्स में मेंशन होंगे फोटो रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन की जगह ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट पाथवे। तो आप दोनों में से कोई किसी में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। आइदर आप उसको ग्लाइकोलेट पाथवे बोलो, या फिर आप उसको फोटो रिस्पायरेशन बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे C2 साइकिल के बारे में, कि बेसिकली C2 साइकिल क्या होता है। देखो C2 साइकिल की बात करें हम लोग, C2 साइकिल,
ठीक है। तो C2 साइकिल की अगर बात करें तो ये 3 ऑर्गन में होता है, ठीक है, 3 ऑर्गेनेल में होता है। पहला आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आपका पेरोक्सिसोम्स, और थर्ड आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऐसे ऑर्गेनेल है जो पार्टिसिपेट करते हैं आपके C2 साइकिल में। इसमें से कोई भी ऑर्गेनेल अगर एब्सेंट हो तो आपका C2 साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि C2 साइकिल में कैसे आपका जो CO2 है उसको उसका आपका फिक्सेशन होता है, कार्बन में कार्बन का फिक्सेशन होता है। कैसे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो आपका वो कार्बन फिक्सेशन नहीं होता। तो ये सारे प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 3 है, 3 ऑर्गेनल है। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक है पेरोक्सिसोम्स, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करते हैं आपके किसमें, दैट इज C2 साइकिल। तो अब हम लोग देखते हैं C2 साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाएंगे, दैट इज क्लोरो। ये क्या है आपका, ये है आपका क्लोरो, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर बीच में बनाना है आपको पेरोक्सीसोम्स। ये है आपका, सॉरी ये है आपका पेरोक्सी पेरोक्सीसोम्स। और थर्ड जो ऑर्गेनल आ जाता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो इनिशियली हम लोग लेते हैं आपका स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली आपका क्लोरोप्लास्ट से, जहां पे आपका प्रेजेंट रहता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्रेजेंट रहता है, जो कि 2 रहता है, ठीक है। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है ये आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ये 2 कार्बन कंपाउंड से बना होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहला स्टेप में क्या होता है कि इससे एक फॉस्फेट आयन का रिलीज हो जाता है, दैट इज एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 ग्लाइकोलेट में, ठीक है। अब यहाँ से 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 ग्लाइकोलेट में, कैसे, उसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिलीज हो जाता है। अब ये 2 ग्लाइकोलेट जो है ये इंटर करता है किसमें, दैट इज पेरोक्सीसोम्स में। अब पेरोक्सीसोम्स में क्या होता है कि O2 का इंटरेंस होता है और CO H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिलीज होता है। जो O2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये इसमें जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है वो कौन सा है, दैट इज कैटेलेज, कैटेलेज। और जिसके कारण क्या होता है कि 2 ग्लाइकोलेज अगर शुरू से देखें तो सबसे पहला क्या हुआ, आपका जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था उसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाने के कारण 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2 ग्लाइकोलेट में। अब वो 2 ग्लाइकोलेट जो था वो क्लोरोप्लास्ट से इंटर कर गया कहाँ, पैरोक्सीजोम में। तो जैसे ही पैरोक्सीजोम में इंटर किया जो 2 ग्लाइकोलेट था वो वो क्या किया, उस पे कैटेलेज एंजाइम एक्ट किया और उसका ऑक्सीजन जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। जिसके कारण जो 2 ग्लाइकोलेट था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 ग्लाइऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्यों बोले, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हुआ। और फिर फर्दर ये 2 ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 ग्लाइसिन में, 2 ग्लाइसिन,
ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ अभी तक, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस हुआ आपका किसमें, ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन ये जो दोनों स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ कहाँ आपका, पेरोक्सीजोम्स में। अब ये जो 2 ग्लाइसिन था, ये इंटर कर जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 2 ग्लाइसिन आपका इंटर कर गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि होता है आपका 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन क्यों बोले, कि जो क्योंकि जो ग्लाइसिन होता है वो आपका 2 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 ग्लाइसिन है, इसीलिए 2 इंटू 2 4 कार्बन। ठीक है, एक ग्लाइसिन रहा तो 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 2 ग्लाइसिन है, इसीलिए वो कार्बन नंबर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्लाइसिन है, अभी हमने थोड़ा देर पहले ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है कि ये कन्वर्जन करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन का, किसमें आपका, सिराइन में। अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में वो एंजाइम, और हमने बताया भी था कि वो एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही यहाँ पे 2 ग्लाइसिन यहाँ पे प्रेजेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। एट दिस पॉइंट, एट दिस कंपाउंड, आपका फिर क्या एक्ट करेगा, दैट इज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। वो एंजाइम का भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस पूरे प्रोसेस को कौन एक्ट करेगा, दैट इज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। तो ये ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन पे जैसे ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा, यहाँ पे एक NAD प्लस का कंजप्शन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH। ठीक है। और यहाँ से आपका CO2 रिलीज हो जाएगा, और एक अमोनियम आयन भी रिलीज होगा, और एक फाइनली क्या बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिराइन। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा, बता देता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे बताया था मैंने कि जो ग्लाइसरीन कार्बो सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज है, ये क्या करता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन है, उसको एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिराइन में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन में, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज किया है, जो ग्लाइसिन था उसमें एक्ट किया ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज कर दिया, एक अमोनियम आयन रिलीज कर दिया, और एक सिराइन रिलीज कर दिया। तो जो 2 कार्बन कंपाउंड था ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन प्रेजेंट है इसलिए 4 कार्बन बन गया। अब ये उससे कन्वर्ट क्या हो गया, 1 सिराइन। अब ये जो सिराइन है मॉलिक्यूल है, ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब ये सिराइन जो है वो इंटर कर जाएगा कहाँ पे, दैट इज पेरोक्सी, और ये सिराइन फिर जैसे ही पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। और फिर फाइनली इससे क्या होगा, आपका NADH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NAD प्लस में, और ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका ग्लिसरेट में। ठीक है। अब ये जो ग्लिसरेट है वो इंटर कहाँ कर जाएगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट में। तो ये ग्लिसरेट कहाँ इंटर कर गया, क्लोरोप्लास्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का कंजप्शन होगा, और ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। तो जैसे ही ग्लिसरेट में ATP एक्ट करेगा, ये ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3PGA, इसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल हाइड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 PGA निकला, ये 3 PGA एक्ट करेगा किसमें, कैल्विन साइकिल में। ये एक्ट करेगा कहाँ, कैल्विन साइकिल में। ये 3 PGA कहाँ एक्ट करेगा, कैल्विन साइकिल में। और कैल्विन साइकिल में क्या प्रेजेंट है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP। तो जैसे कैल्विन साइकिल अलोंग विथ RuBP प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरेट अलोंग विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्ट करेगा किस पे, 2 इंटू फॉस्फोग्लिसरेट।
ठीक है। तो ये एक साइकिल सा बना, इसमें से आपका क्या हुआ, सबसे पहले टू फॉस्फोग्लिसरेट का जो दो कार्बन कंपाउंड था, उसमें क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइड रिलीज हो गया, जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गया टू ग्लाइकोलेट में, जो कि आपका प्रोसेस हुआ क्लोरोप्लास्ट में। फिर ये टू ग्लाइकोलेट इंटर कर गया किसमें, पेरोक्सिजोम में। तो टू ग्लाइकोलेट फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, टू ग्लायो ऑक्सीलेट में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और जो रिएक्शन था इसको कैटालाइज कौन किया, दैट इज कैटालिज एंजाइम। अब ये टू ग्लाइको ऑक्सीलेट कन्वर्ट हो गया किसमें, टू ग्लाइसिन में। ये प्रोसेस हुआ आपका पेरोक्सिसोम में। अब ये टू ग्लाइसिन इंटर कर गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में टू ग्लाइसिन, दैट इज ग्लाइसिन टू कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन यहाँ दो ग्लाइसिन प्रेजेंट है, इसीलिए आपका, सॉरी, इसीलिए आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो टू ग्लाइसिन है, यहाँ पे टू ग्लाइसिन है, ये टू कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये दो का ग्लाइसिन होने के कारण कन्वर्ट हो गया फोर कार्बन में। फिर यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, दैट इज ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो ग्लाइसिन है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 अमोनियम आयन और वन मॉलिक्यूल ऑफ सिराइन। जो सिराइन होता है थ्री कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये वन सिराइन इंटर कर गया कहाँ, पेरोक्सिसोम में। फिर वन सिराइन कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी पायरोवेट में। हाइड्रोक्सी पायरोवेट में NADH कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, जिसके कारण हाइड्रोक्सी पायरोवेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरेट में। ये प्रोसेस स्टेप कहाँ हुआ आपका, दैट इज पेरोक्सीजोम में। अब ये ग्लिसरेट इंटर कर गया कहाँ, आपका क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट में 1 ATP मॉलिक्यूल का कंजप्शन हुआ, जिसके कारण एटीपी कन्वर्ट हो गया आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब ये 3 PGA इंटर करके कहाँ, क्लेयर कैल्विन साइकिल में, जहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUB प्रेजेंट है, along with 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरॉल ग्लिसरेट। अब इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो दिस इज बेसिकली अ C2 साइकिल। तो हम लोग आगे अभी स्टार्ट कर दिए, दैट इज फोटो रिस्पायरेशन का C2 साइकिल को हम लोग अभी इस लेक्चर में कवर अप किए। अब आगे के लेक्चर में हम लोग इसके C4 साइकिल, C3 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।